Good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I'm Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. It's 30th of September 2024. Without getting delayed, let's get started. But before starting, I'm really sorry because I'm facing some health issues in my throat, so you may face some voice issues, but please bear with that. Our first news is regarding the cleanliness and sanitation. 92% of workers cleaning urban sewers, septic tanks belong to SC, ST, OBC groups, फाइंड सर्वे. बेसिकली एक सर्वे कंडक्ट करवाया गया जिसके अंतर्गत सीवर्स और सेप्टिक टैंक्स के जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनके कास्ट के बारे में, उनकी क्लास के बारे में सर्वे कंडक्ट कराया गया. उस दौरान ये देखा गया कि 68% पीपल SC कास्ट से 8.3% scheduled tribe, देन 14.7% अदर बैकवर्ड क्लासेस को बिलोंग करते हुए पीपल्स है. मतलब कि सिर्फ 8% जनरल पीपल्स आर इन्वॉल्व इन सीवेज एंड सेप्टिक टैंक सीवर्स. बाकी सारे जो पीपल्स हैं वो अदर कास्ट को बिलोंग करते हैं, SC, ST, OBC. सो इसी रिगार्डिंग आज का ये एडिटोरियल आया, आज की ये न्यूज आई है जो हमें बता रही है कि किस तरह से अभी भी सोसाइटी में जो एक पहले के समय से एक जो प्रथा चलती आ रही थी वो अभी भी कितने हद तक कंटिन्यू है. इसी के रिगार्डिंग इसी को इम्प्रूव करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने स्कीम भी चलाई है जिसे बोला जाता है नमस्ते स्कीम. नमस्ते स्कीम को 2022 में लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा. इस स्कीम का मेन काम क्या है? जो अर्बन सैनिटेशन वर्कर्स है उनको सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिग्निटी ये सारी चीजें इंश्योर करना. पहले 2007 में ऐसी एक स्कीम लाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा जिसका नाम है रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स. इस स्कीम को 2022 में ही नाम बदलकर इसका नाम रखा गया नमस्ते स्कीम. और ये काम क्या करती है? सैनिटेशन वर्कर्स की सेफ्टी, डिग्निटी को इंश्योर करने की बात करती है. हमने इस स्कीम को 4800 अर्बन लोकल बॉडीज में इम्प्लीमेंट किया है 3 साल के लिए, दैट इज फ्रॉम 2022 टू 2025-26. इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है द नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. नमस्ते स्कीम को इम्प्लीमेंट इस एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है. मेन ऑब्जेक्टिव बात किया जाए तो इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं जो भी सफाई कर्मचारीज है, सीवेज या सेप्टिक टैंक क्लीनर्स है, उन सबको मैकेनाइज्ड किया जाए. अभी भी कई बार देखा जाता है कि सेप्टिक टैंक क्लीनिंग के लिए या सीवर्स के लिए उन्हें विजिट करना पड़ता है सेप्टिक टैंक्स में. सो इसलिए उसे मैकेनाइज्ड करने की बात की जा रही है. उसी रिगार्डिंग ये स्कीम लाई गई है. नमस्ते स्कीम के अंतर्गत हम ऐसे लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, पूरा प्रॉपर एक सिस्टम प्रोवाइड करेंगे. ऐसा कह सकते हैं कि हम मूव ऑन करने की बात कर रहे हैं जहां पे वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. इसकी वजह हम सीवर्स इंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं. मतलब कि ऐसे लोग जो सैनिटेशन वर्कर में पूरा एक बिजनेस डेवलप करके रखे जिसमें टेक्नोलॉजी हो. कोई भी ह्यूमन बीइंग सीवेज या फिर सेप्टिक टैंक क्लीनिंग में डायरेक्टली सीवेज के टच में ना आए, ऐसा हमारा काम है. प्रमोशन ऑफ सफाई मैकेनाइज्ड क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स थ्रू ट्रेन्ड एंड सर्टिफाइड सैनिटेशन वर्कर्स. इसके पीछे का एम ये है कि हम चाहते हैं कि अभी तक कई बार अप्रोक्स अगर 100 लोग इन्वॉल्व है उसमें से 5 से 10 लोगों की जो डेथ होती है वो इस वजह से होती है क्योंकि वो एरिया एक तो अनसेफ रहता है, सेकेंड ये एक ह्यूमैनिटी के भी खिलाफ जाता है. सो इस तरह की स्कीम्स गवर्नमेंट लाती है. नमस्ते एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसके अंतर्गत हम सैनिटेशन वर्कर्स को स्किल प्रोवाइड करने की, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की और उनके रिहेबिलिटेशन की बात कर रहे हैं. Next is 24 sittings this year but assembly skipped question hour. बेसिकली ये दिल्ली के असेंबली के बारे में बात की जा रही है कि दिल्ली में इस साल 24 सिटिंग्स हो चुकी है बट स्टिल वहां पर एक भी क्वेश्चन आवर कंडक्ट नहीं करवाया गया है. क्वेश्चन आवर के बारे में समझते हैं. क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट्री सिटिंग का फर्स्ट आवर रहता है. बेसिकली जैसे ही पार्लियामेंट की सिटिंग अरेंज होती है ना तो जो उसका फर्स्ट आवर रहता है उसे क्वेश्चन आवर कंसीडर किया जाता है. इस आवर के अंतर्गत
जो पर्सन्स रहे वो चाहे मिनिस्टर्स चाहे प्राइवेट मेंबर्स किसी से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। दैट इज ड्यूरिंग दिस 1 hour मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आस्क क्वेश्चंस टू मिनिस्टर एंड होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ देयर मिनिस्ट्रीज। बेसिकली कोई भी मिनिस्ट्री के अंतर्गत कोई स्कीम चल रही है, कोई वर्क हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, उस रिगार्डिंग वो मिनिस्टर अकाउंटेबल रहता है। सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस मिनिस्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग। इसका प्रोविजन ये लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा दोनों हाउसेस में क्वेश्चन आवर पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो देयर आर बेसिकली 3 kind ऑफ क्वेश्चन: स्टार्ट, अनस्टार्ट एंड शॉर्ट नोटिस। स्टार्ट क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि ओरली पूछे जाते हैं। साथ के साथ अगर कोई भी क्वेश्चन ओरली पूछा जा रहा है मतलब कि उसमें क्या होगा कि आप पीछे से सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हो। देन सेकेंड वन इज अनस्टार्ट। अनस्टार्ट क्वेश्चन में हम मिनिस्टर से रिटर्न आंसर की डिमांड करते हैं। रिटर्न आंसर मतलब कि उसमें फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। थर्ड वन इज शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम मिनिस्टर के साइड से समय पर या फिर यूं कह सकते हैं कि जिसका आंसर हमें जल्दी चाहिए रहता है। सो दैट आर शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। इसके लिए हम मिनिस्टर को 10 दिन का समय देते हैं कि 10 दिन के अंतर्गत मिनिस्टर को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। it is answered orally as well. So 3 kind of questions है। क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट्री का फर्स्ट आवर कंसीडर किया जाता है। ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म है। जैसे कि हम इंडिया में बात करते हैं ना कि चेक एंड बैलेंस चल रहा है। एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल है, मतलब कि जो भी एग्जीक्यूटिव ने काम किया है उनको उन अपने कामों की अकाउंटेबिलिटी बतानी पड़ती है। वो लोकसभा के मेंबर्स के लिए अकाउंटेबल है कि क्या काम किया, उनको आंसर करने पड़ते हैं। सो एक तरह से ये क्वेश्चन आवर हमें पावर प्रोवाइड करता है कि हम अपने एग्जीक्यूटिव से, अपने मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी स्कीम कहाँ चलाई जा रही है, उसके पीछे का सक्सेस रेट क्या है, या वो स्कीम क्यों चलाई जा रही है, इस तरह के क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज डिमांड फ्लक्स। बेसिकली ये जो एडिटोरियल आया है ये अब इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है। जो इंडिया की एक्सपेक्टेड इकोनॉमी का ग्रोथ है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया रिसाउंडिंग 8.2% जीडीपी ग्रोथ इन 23-24 came with two worrying portents. The farm sector lost momentum due to an unhelpful monsoon and private consumption spends rose at less than half of the economy's pace. बेसिकली ये जो एडिटोरियल है ये डिस्कस कर रहा है कि जो इंडिया की जीडीपी है वो 8.2% के उससे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी जो इंडिया में मेजर 2 कंसर्न्स हैं अपनी इकोनॉमी को लेकर के, मतलब कि हमारी इकोनॉमी उतने वास्ट उससे नहीं बढ़ रही है। उसके पीछे का पहला रीजन ये बताया गया कि जो एक्सपेक्टेड हमने देखा था कि मॉनसून, इंडियन मॉनसून जो आएगा, जितना एक्सपेक्टेड उससे हमने रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था कि हमारी क्रॉप्स में इतना बेनिफिट होगा, हमारा जो ग्रोथ है वो इतना रहेगा, सो वो श्रिंक हो गया है, मतलब कि वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन से कम है। सेकेंड थिंग, एजम्पशन किया गया था कि आने वाले समय में जो प्राइवेट कंजप्शन है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, बट वो भी कम दिख रहा है। सो इसलिए इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि अगर जो आरबीआई ने हमारी ग्रोथ रेट को एक्सपेक्ट किया है 7.2% से, या और अदर इंस्टीट्यूशन में जो भी रेट एजम्पशन किया है, अगर हमें उसी रेट से ग्रो करना है, सो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को एक्सपैंड होना पड़ेगा, यहाँ का प्रोडक्शन बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, ग्रोथ बढ़े, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स बढ़े। साथ के साथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाला सीजन जो है वो फेस्टिव सीजन है। वी ऑल नो दिवाली हो गया, क्रिसमस हो गया, ईयर एंड हो रहा है। सो इन सब के चलते जो पर्सन है वो खर्च ज्यादा करेंगे, कहीं ना कहीं हमें कंजप्शन बढ़ता हुआ नजर आएगा। सो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा हमें हमारी इकोनॉमी सिस्टम पर। नेक्स्ट इज कॉमन प्रैक्टिस स्टैंडर्ड मस्ट हैव इंडिया आउटलुक। इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया एग्रो फॉरेस्ट्री को लेकर के। मैं डिस्कस करती हूँ। एग्रो फॉरेस्ट्री एक ऐसा सिस्टम है, एग्रो फॉरेस्ट्री एक तरह का लैंड यूज सिस्टम है जिसमें हम ट्रीज, श्रब्स, एनिमल्स, इन तीनों को साइंटिफिकली मैनेज करने की बात कर रहे हैं। It integrates trees, shrubs on farmlands and rural landscape to enhance productivity, profitability, diversity and ecosystem sustainability.
इसके अंतर्गत फार्मलैंड की मतलब कि जो पूरा सिस्टम है उसमें हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, इसलिए हम एग्रो फॉरेस्ट्री की तरफ मूव ऑन करने की बात कर रहे हैं। साथ के साथ इट इज अ डायनामिक इकोलॉजिकली बेस्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम दैट थ्रू इंटीग्रेशन ऑफ वुडी पेरेनियल्स ऑन फर्म्स एंड इन द एग्रीकल्चर लैंडस्केप डाइवर्सिफाइज एंड सस्टेन प्रोडक्शन एंड बिल्ड सोशल इंस्टीट्यूशंस। बेसिकली हो क्या रहा है ना, इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं ARR की, एग्रीकल्चर बेसिकली इस एडिटोरियल में तीन चीजों की बात की गई है, एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन एंड देन रीवेजिटेशन। ये तीनों चीजें फोकस कर रही है हमें चीजों के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। सो उसी के रिगार्डिंग एडिटोरियल डिस्कस किया गया है कि हमें अपना मूवमेंट एग्रो फॉरेस्ट्री की तरफ बढ़ना चाहिए। उससे कई सारे बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला चीज, हम सस्टेनेबल चीजों की प्रोडक्शन की तरफ बढ़ेंगे, मतलब कि लैंड यूज जो अभी कम हो रहा है वो कहीं ना कहीं और बढ़ता हुआ, मतलब कि उतने ही लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ती हुई नजर आएगी। दूसरा, ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में, मतलब कि अगर हम लैंड पर प्लांट्स लगाएंगे, ट्रीज लगाएंगे, ट्रीज का ट्रीज को उगाएंगे, सो होगा क्या कि वो कार्बन सिंक के जैसे काम करेगा। जो एक्स्ट्रा कार्बन एमिशन हो रहा है वो उस रीजन में सिंक हो जाएगा। सो उससे भी हमें हेल्प मिलेगी कि जो हमारा टारगेट है 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन एमिटर की तरफ बनने की कोशिश कर रहे हैं। सो हमारा कार्बन का लेवल भी हमारे एनवायरनमेंट में कम होगा। थर्ड थिंग इज, इससे हमें हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा, एनिमल लाइफ स्टॉक को बेनिफिट मिलेगा, रिफॉरेस्टेशन होगा। सो ये सारे एग्जाम्पल है एग्रो फॉरेस्ट्री के। सो हमें मूव करना चाहिए एग्रो फॉरेस्ट्री की तरफ। देन नेक्स्ट इज ब्रिजिंग द चेज ऑफ ग्लोबल इनइक्वालिटी। इस पूरे एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है, अभी जो समिट हुई थी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली, उसमें हमने समिट ऑफ द फ्यूचर पर डिस्कशन किया था। उसी रिगार्डिंग ये एडिटोरियल आया है कि पहले के समय में क्या होता था, 1950s के बाद के दौर की बात करें, सो उस समय कहीं ना कहीं जो डेवलप्ड कंट्रीज है, चीजों को गवर्न करने में डेवलप्ड कंट्रीज का बहुत बड़ा रोल था। मतलब कि डेवलप कंट्रीज ही अपने अकॉर्डिंग गवर्न कर रही थी। पहले क्या था, दो पोलर में वर्ल्ड डिवाइडेड था, एक यूएसए देन यूएसएसआर। उसके बाद 1973 के अराउंड यूएसए ने G7 कंट्रीज का ग्रुपिंग बनाया। चीजों को गवर्न करने में G7 कंट्रीज सबसे आगे रही। G7 कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप था। वो लोग एक एंटी डेवलपिंग रिजाइम चला रहे थे, मतलब कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी तरफ उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था, वो अपने हिसाब से चीजों को गवर्न कर रहे थे। आने वाले समय में जब 2000s का दौर आया, 2000 के बाद का समय आया, सो कहीं ना कहीं इंडिया, चाइना, सारी कंट्रीज डेवलप होने लगी, ब्रिक्स नेशन भी सामने आए, इमर्जिंग इकोनॉमी सामने उभर कर आई। सो अब का सिनेरियो ऐसा है कि एक साइड डेवलप कंट्रीज, एक तरफ डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर भी इतना पोटेंशियल आ गया है कि वो अपनी चीजों को गवर्न कर सके, ग्लोबल ऑर्डर को अपने हिसाब से सेट कर सके। लेकिन यही चीजों को एक्सपेक्ट किया गया था डिस्कस करने के लिए यूएन की असेंबली में। बट हुआ क्या कि इस असेंबली में कोऑर्डिनेशन की तरफ ज्यादा फोकस किया गया है, मतलब कि जो आज के समय के चैलेंजेस है, जो गैप है दोनों डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच का, उस गैप को ब्रिज करने की बात नहीं की गई। अभी भी बात की गई कि हम कोऑर्डिनेट करेंगे चैलेंजेस को कम करने के लिए, चैलेंजेस को खत्म करने की बात नहीं की गई है। सो इस एडिटोरियल में यही डिस्कस किया गया है कि डेवलपिंग कंट्रीज के पास भी पोटेंशियल अवेलेबल है, वो चीजों को गवर्न कर सकते, चैलेंजेस को खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट हैज मेक इन इंडिया अचीव्ड। बेसिकली इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है मेक इन इंडिया के बारे में। सितंबर 25 2014 में हमने एक इनिशिएटिव चलाया था, दैट इज नोन एज मेक इन इंडिया। इसके दो मकसद थे, टू रेज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शेयर इन जीडीपी बाय 25% and to create 100 million additional industrial jobs by 2025.
हमारे लिए इस एडिटोरियल से इतना ही समझना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे का जो एडिटोरियल है उसमें कहीं ना कहीं निगेटिव डेटा ज़्यादा दिया गया है और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए निगेटिव डेटा उतना यूजफुल नहीं रहता है। हमें अपने मेंस के आंसर राइटिंग में हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को ही दिखाना है। थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म के दौर पर हम फैक्ट्स दे सकते हैं निगेटिव से, बट हमारा आंसर निगेटिविटी की तरफ ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। सो इसलिए मैं उस डेटा को उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ। सिर्फ मैं इतना बताना चाहती हूँ, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव चलाया गया था सितंबर 25 2014 को। उसका मेन एम था कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका जीडीपी में शेयर बढ़ सके। जो शेयर 14 to 15% है उसे हम बढ़ाकर 25% तक लाने की बात कर रहे हैं, पहला चीज। दूसरा, हमारी इकोनॉमी में जॉब का क्रिएशन हो, लोगों का जॉब में इन्वॉल्वमेंट हो। हम 100 मिलियन नए जॉब्स बनाकर तैयार कर दे 2025 तक के समय में। नेक्स्ट इज सेंटर हेल्प बेंट ऑन इन्फ्लिक्टिंग इकोलॉजिकल डिजास्टर कांग्रेस और निकोबार प्रोजेक्ट। बेसिकली एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की बात की जा रही है। 75,000 करोड़ समथिंग अमाउंट डेडिकेट कर दिया गया इस प्रोजेक्ट के लिए। इसको पहले मैं डिस्कस करती हूँ। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हमारे इंडिया का जो आइलैंड ग्रुप है अंडमान एंड निकोबार, वहां पर एक प्रोजेक्ट बनाने की बात की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम बनाने की बात करें एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। समझते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है। एक ऐसा पोर्ट जैसे फॉर एग्जांपल कोई शिप एक लंबी जर्नी तय कर रही है, यूरोपियन कंट्रीज से वेस्ट एशिया की तरफ जा रही है या यूं कह लो जापान साइड जा रही है। सो इतना बड़ा रूट ट्रेवल करने के पहले जो वो शिप है, जो कार्गो कंटेनर है, वो पूरा लंबा रूट एक बार में तय कभी नहीं करेगा। वो कहीं ना कहीं पे स्टे करेगा, किसी पोर्ट पर रुकेगा कुछ समय के लिए। सो ऐसे पोर्ट्स जो बड़े शिप्स या कार्गोस के द्वारा यूज किए जाते हैं फॉर अ जनरल स्टे, फॉर अ फ्यू आवर्स स्टे, ऐसे पोर्ट्स को बोला जाता है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। इंडिया में कोई भी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट तैयार नहीं किया गया है। अगर कोई बड़ी शिप ऐसा रूट ट्रेवल करती है तो यूजुअली वो जो शिप है वो श्रीलंका के पोर्ट्स को यूज करती है एज अ ट्रांसशिपमेंट। सो हम बात कर रहे हैं कि हम अपने निकोबार वाले आइलैंड ग्रुप में एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाएंगे। इससे क्या होगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इंडिया का प्रेजेंस ग्लोबल ट्रेड को कंडक्ट करवाने में बढ़ेगा। साथ के साथ हम फ्री, सिक्योर एंड ओपन फॉर ऑल मैरीटाइम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इससे इंडिया की इकोनॉमी पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पहला जो एम है वो डिस्कस किया। सेकेंड इज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात करें। थर्ड इज डेवलपमेंट ऑफ अ टाउनशिप। ये तीन मेजर फोकस एरियाज हैं जो हम अंडमान एंड निकोबार में बनाने की बात कर रहे हैं। अब जो ये इशू आया है ना आज का, वो ये बात कर रहा है कि हमने ये प्रोजेक्ट को अमाउंट तो सैंक्शन कर दिया, बनाने की बात कर दी, पर ये जो प्रोजेक्ट है वो हमारी इकोलॉजी के लिए इतना अच्छा नहीं है। ये हमारी इकोलॉजी पर निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। जो अंडमान निकोबार आइलैंड वाला ग्रुप है वो काफी इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजन है। वहां पर किसी भी तरह की एक्टिविटी करना वहां के इकोटोन को चेंज कर देगा। वहां का जो इकोसिस्टम डेवलप्ड है वो खतरे में आ जाएगा। साथ के साथ बात करें, हमने एक हाई लेवल कमिटी बनाई थी इस चीज को डिस्कस करने के लिए, बट प्रॉपर किसी भी चीज का प्रॉपर एक सॉल्यूशन नहीं निकल पाया और हम इस प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए अप्रोक्स 10 लाख ट्रीज को कट करने की बात की जा रही है। सो इतना ह्यूज डिफॉरेस्टेशन किस लेवल का इम्पैक्ट लाएगा हमारे इकोसिस्टम में वो हम सोच सकते हैं। सो इसी के रिगार्डिंग बार बार एडिटोरियल्स आते हैं। हमने डिस्कस कर लिया पूरा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, हमें बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं और इसके सामने हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्या है। नेक्स्ट इज पीएम अर्जेस पार्टिसिपेशन इन क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस, सेट्स इट इज अ ह्यूज प्लेटफॉर्म। मन की बात के दौरान हमारे पीएम ने बोला कि आजकल की जो जनरेशन है वो रील्स, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, इस चीजों की तरफ बहुत ज्यादा ओरिएंटेड है। सो आज की जनरेशन में इस हॉबी से रिलेटेड सेक्टर्स भी अवेलेबल है। सो जरूरत है कि हम क्रिएट इन इंडिया को एम्फेसाइज करें। क्रिएट इन इंडिया मतलब इंडिया में ऐसी तरह के एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट करें जो इन हॉबीज को एक इकोनॉमी के सेक्टर में कन्वर्ट करने की ओर आगे बढ़े।
इस दौरान उन्होंने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के बारे में भी बात की और मन की बात को अब 10 ईयर्स होने वाले हैं, सो उनका मानना ये है कि मन की बात बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस पूरे एपिसोड्स के दौरान। लोगों के बीच में सही इंफॉर्मेशन पहुंच पाई है, पॉजिटिव चीजें पहुंच पाई हैं। नेक्स्ट इज ओनली इनलीगल कॉमर्शियल बिल्डिंग टू बी रेज्ड। मैंने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था कि मूसी रिवर के ब्यूटिफिकेशन के लिए आसपास के जो रीजन है उनको तोड़ने फोड़ने की बात की जा रही है। सो इसी रिगार्डिंग एडिटोरियल आया है कि वहां पे जो भी लोग हैं, जो हाउस होल्ड बसे हुए, उन्हें नहीं हटाया जाएगा, सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाया जाएगा। नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। प्रीलिम्स रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी। हमने 28 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया था। उस टूरिज्म डे के उपलक्ष्य में ही एक इनिशिएटिव सामने लाया गया है, पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी। इसके अंतर्गत हम टूरिस्ट फ्रेंडलीनेस की बात कर रहे हैं कि जो इंडिया में टूरिस्ट आते हैं उन्हें एक फ्रेंडली हॉस्पिटैलिटी मिले, फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिले, सब चीजें उनके फेवर में जाएं। इसलिए हम अपने कुछ इनक्रेडिबल इंडिया के कुछ इनक्रेडिबल इंडियंस को उस तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, उस तरह से स्किल्स प्रोवाइड करें ताकि वो आने वाले टूरिस्ट को अच्छे तरह से वेलकम कर पाए और उन्हें एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट दे पाए। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस के सेक्टर में, डिजिटल कनेक्टिविटी के सेक्टर में उन्हें हेल्प मिल सके। देन नेक्स्ट इज सी रॉबिन्स। सी रॉबिन्स एक तरह की फिश है जो कि बेंटिक है, मतलब कि डीप सी लेवल्स में पाई जाती है। रिसेंट स्टडी के दौरान देखा गया है कि सी रॉबिन्स अपेंडेजेस का यूज करती है नेविगेट करने के लिए। अपेंडेजेस मतलब कि जैसे कोई फिश है, सो उसके बॉडी से कुछ फ्रिंजेस टाइप के स्ट्रक्चर निकलते हैं, ग्रो होते हैं और फिर वो फ्रिंजेस को यूज करके मूवमेंट करती है, सो उन्हें बोला जाता है अपेंडेजेस। बेसिकली याद रखने वाली चीज ये है कि सी रॉबिन्स एक फाइंड फिश है जो कि ट्रिग्लिट्स ग्रुप को बिलोंग करती है। ये फेमस हो गई है अपने अपेंडेजेस के कारण, लेग लाइक स्ट्रक्चर जो कि उसको नेविगेट करने में मदद करता है। नेक्स्ट इज पोमोई नागा ट्राइब। पोमोई नागा ट्राइब एक एथनिक ट्राइब है, नागा ट्राइब है जो कि मणिपुर और नागालैंड वाले रीजन में रहती है। बेसिकली ज्यादातर जो ये ट्राइब है ये देखी जाती है मणिपुर वाले रीजन में। 95% ऑफ द पॉपुलेशन इनकी मणिपुर रीजन में है। ये अभी न्यूज में इसलिए फेमस हो गई है क्योंकि इन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए एक स्टेप उठाया है। बैनिंग, हंटिंग, ट्रैपिंग बर्ड्स की इन्होंने बैन कर दी है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट नागा ट्राइब इन मणिपुर। याद रखने वाली बात यह है कि यूपीएससी में कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पोमोई नागा ट्राइब, और नागा ट्राइब सोचते ही हम सीधा क्लिक कर देंगे नागालैंड में, बट पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड इसकी मेजर पॉपुलेशन मणिपुर स्टेट में रहती है। नेक्स्ट इज ब्रिक्स। BRICS, the Indian External Affairs Minister recently met with the BRICS counterpart to affirm its role in multipolar world। हम सब ने बहुत डेप्थ में कई बार डिस्कस किया है। ब्रिक्स जो है वो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 ग्रुपिंग का नेशन था। मेजर डेवलपिंग कंट्रीज जो है अभी 2024 में इसकी मेंबरशिप को एक्सटेंड कर दिया गया है। सऊदी अरेबिया, ईरान, इथियोपिया, यूएई एंड इजिप्ट, इन सारे नेशंस ने 2024 में ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि 45% ऑफ द पॉपुलेशन को ये अपने अंदर में समाता है। साथ के साथ ग्लोबल इकोनॉमी का 28% इकोनॉमीज इसके अंतर्गत आती है। सो अगर जब इसका एक्सटेंशन हुआ ना, हमने यूएई, इजिप्ट, इन सारी कंट्रीज को भी इन्वॉल्व किया, सो अब वर्ल्ड के क्रूड ऑयल का 44% जो है वो इस ब्रिक्स कंट्रीज के ब्रिक्स नेशंस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इज नंजनगुड रसाबल बनाना। बेसिकली ये एक काइंड ऑफ बनाना है जो कि कर्नाटका को बिलोंग करता है। कर्नाटका में इसे 2006 में जीआई टैग प्रोवाइड किया गया था, बट रिसेंटली ये फिर प्रॉब्लम फेस कर रहा है ड्यू टू अ फंगल डिसीज। बेसिकली यूपीएससी में के प्रीलिम्स में कई बार पूछा जाता है नंजनगुड रसाबल वॉज रिसेंटली इन न्यूज, व्हाट इज इट। सो हमें पता रहना चाहिए कि ये एक बनाना की स्पीसीज है। जीआई टैग की बात करें तो इंडिया में जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन 1999 के एक्ट के थ्रू होता है। किसी भी रीजन के जियोग्राफी को जो रिप्रेजेंट करता है, जो वहाँ का एथनिक रहता है, जो वहाँ की स्पेशलिटी को दर्शाता है, ऐसी चीजों को जीआई टैग प्रोवाइड किया जाता है। थैंक यू सो मच, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे।
मैं अपने साइड से सॉरी बोलती हूँ. यू मे फेस सम वॉइस इश्यूज बट होप यू ऑल लाइक द सेशन. थैंक यू सो मच. इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से बने रहने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस. हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है. इस वीडियो की लेक्चर पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकते हैं.